अगर मैं आपको कहूँ कि चोजो का बाप, गोजो का बॉयफ्रेंड और यूजी की माँ एक ही इंसान है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ ऐसा ही बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है जुजुत्सु काइसन की सीजन 3 एपिसोड 1 और 2 में, और हाँ, ये एपिसोड साथ में ही रिलीज हुए हैं। और जैसा इस वीडियो में मैंने सीधा सबसे पहले बीच के मुद्दे से बात शुरू करी है, कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग भी होती है सीजन 3 के एपिसोड 1 की, जहाँ सबसे पहले तो हमें एक ब्लर एनिमेशन में ये दिखाया जाता है कि यूजी अपने हाथ पे लगा खून साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो जितनी ज्यादा कोशिश करता है ना हाथ साफ करने की, उतना ज्यादा खून बढ़ता जाता है। ये हमें यूजी का पेन दिखाता है, उसका डिप्रेशन दिखाता है, उसका खुद के प्रति जो हेट्रेड है ना वो दर्शाता है। शिबुया इंसिडेंट में ना चाहते हुए भी उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया, उसके हाथों बहुत लोगों की मौत हो चुकी है, उसके अपने लोगों की मौत हो चुकी है, और ये जितना भी डैमेज हुआ था ना, इस सब का ब्लेम यूजी खुद के ऊपर ले रहा है। शिबुया इंसिडेंट में जब सुकुना टोटल डिस्ट्रक्शन करने के बाद में बॉडी वापस से यूजी को देता है, तो यूजी खुद को संभालता है। उसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है शिबुया में, उसको उसमें जो उसने खुद के ऊपर ब्लेम लिया है उसको रिकवर कर सकता है लोगों को बचाकर। अगर वो बाकी सभी लोगों को बचा लेगा तो एटलीस्ट कुछ रिकवरी तो हो जाएगी। पर फिर नानामे की डेथ उसके सामने हो जाती है, नोबारा को वो बचा नहीं पाता, और टोडो जो कि उसको मोटिवेट कर रहा होता है, उसका हाथ कट जाता है, और अब वो कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और एंड में केंजाकू यूजी के सामने से प्रिजन रिम को लेकर चला जाता है। यूजी तदोरी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता, और यहीं से शुरुआत होती है उन खून से सने हुए हाथों की। अब यूजी जितना भी चाहे ना, वो उस खून को अपने हाथों से नहीं मिटा सकता, उसको इस बर्डन के साथ में जीना होगा। ये सीन मांगा के अंदर नहीं था, पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है यूजी के डिप्रेशन को आर्टिस्टिक वे में दिखाने का। ऐसा ही कुछ सीक्वेंस ना नारुतो में भी होता है, जहां पर ककाशी का डिप्रेशन दिखाया जाता है, जहां वो बचपन में रोते हुए अपने हाथ साफ करते रहता है और कहता है कि इट वोंट कम ऑफ। इसके बाद हमें सीधा एक सीक्वेंस के बीच में कुदा दिया जाता है, जहां पर यूजी कर्जेस के बीच में से भाग रहा है, और वो सोच भी रहा होता है कि क्या वो जीना डिजर्व करता है। I mean, वो ऐसे कुछ डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ रहा होता, पर उसके फेस से साफ पता चल रहा होता है कि वो क्या सोच रहा है। और थोड़ी दूर जाते ही यूता, जो कि एक और स्टूडेंट है, वो यूजी पर अटैक कर देता है, अपनी तलवार से यूजी को नीचे गिरा देता है, और नीचे गिरा हुआ यूजी अपने हाथों से उसकी तलवार को रोक कर बैठा है। और इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं यूजी के अंदर भी एक जीने की विल तो फिलहाल है, थोड़ी बहुत तो है। इसके बाद से सीक्वेंस स्विच होता है, और अब एनीमे मांगा को फॉलो करना शुरू कर देता है, जहां पर हमें जेनिन क्लैन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। यहाँ पर नाओया जेनिन काफी जोश में रहता है, क्योंकि उसके पिताजी की मौत हो चुकी होती है शिबुया आर्क में। उसके पिता को जोगो ने मारा था, और क्योंकि अब उसके पिता मर चुके हैं, तो जेनिन क्लैन का नया हेड वही बनने वाला है। यहाँ पर वो माँ की और माई की डेथ में कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि माए मर चुकी है, लेकिन सर्वेंट उसको बताती है कि जो मरी है वो माँ की है, माए नहीं है। और ऑब्वियसली वो एक इगोइस्टिक मैन की तरह इन औरतों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, और ऐसा करते हुए पहुंचता है एक रूम के अंदर, जहां पर एक मीटिंग होने वाली होती है, जहां पर मेरे ख्याल से कुछ वसीयत के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर ना कोई भी इंसान नाओया को पसंद नहीं करता, तो उसके बाप ने वसीयत में लिखा होता है कि उन्हें कुछ होता है तो नॉर्मल केस में नाओया ही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। उस विल में ये भी एडेड रहता है कि अगर गोजो सतोरू को कुछ हो जाता है, लाइक वो मर जाता है या मेंटली मेगुमी के साथ रहने में इनकेपेबल हो जाता है, तो तोजी से हुई डील के अकॉर्डिंग मेगुमी को वापस जेनिन क्लैन में लाया जाएगा और उसको हेड ऑफ क्लैन बना दिया जाएगा। इस बात से नाओया काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, और वो इस प्लान बनाता है कि अब क्योंकि यूजी का एग्जीक्यूशन तो होने ही वाला है, तो वो लगे हाथ मेगुमी को भी मार देगा, और इतने केओस में किसका ध्यान जाएगा कि किसने किसको मारा। फिर मांगा से यूकी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, उसके सीन को काट कर सीधा यहाँ पर एक रेड कलर ग्रेडिंग वाला सीन दिखाया जाता है यूजी का, जहां पर वो सीढ़ियों पर बैठा होता है। यहाँ पर यूजी ऑब्वियसली डिप्रेशन में बैठा होता है, और पीछे से चोजो आता है उसको सपोर्ट करने के लिए। अब ये सीन मिरर सीन है, जब गेटो के जाने के बाद गोजो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, और मास्टर यागा आते हैं उसको कंफर्ट करने के लिए। तो हाँ, ये सीन हमें दिखाता है कि यूजी भी उसी मेंटल स्ट्रेन से गुजर रहा है जिससे गोजो भी एक समय पर गुजरा था, जहां पर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। अब चोजो यूजी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम वापस से जुजुत्सु हाई लौट जाओ, और मेरे जो 6 भाई हैं जो कि डेथ पेंटिंग है उनके रिमेन्स को कलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर यूजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। वो कहता है कि उसको इस बात की चिंता नहीं है, उसको चिंता इस बात की कि सुकुना कुछ तो प्लान कर रहा है मेगुमी को लेकर। और साथ ही में यूजी को ये भी डर रहता है कि वो ना अब सबके साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि क्या पता कब वो सुकुना की वजह से और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दे। और यहाँ पर मेगुमी की बात परफेक्टली फिट बैठती है। वो कहता है ना कि
क्या पता तुम किसी को बचाओ और वो कल को वो जाके ही किसी को मार दे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेगुमी और गोजो ने ही इतादोरी को बचाया था और आज देख लो कितना डिस्ट्रक्शन हो गया। हालांकि इसके बाद में यूजी प्लान करता है कि सारे कर्जेस को क्लियर कर देगा जो कि केंजाकू ने पूरे एरिया में फैलाए हुए हैं। और फिर हमें मस्त से एनिमेशन और कलर ग्रेडिंग का खेल देखने को मिलता है जहां पर यूजी और चोजो मिलकर कर्जेस को क्लियर करते हैं। मतलब कि जो पिछले सीजन में प्रॉब्लम थी ना उनको यहाँ पर एक तरीके से फिक्स करके दिखाया गया है। और कहना पड़ेगा कि माप्पा ने इस सीजन में बढ़िया काम किया। मतलब ट्रेलर देखकर जो शायद से मजा नहीं आया था, एपिसोड देखकर तो वो मजा आ रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नाओया जेनिन वहां पहुंच चुका है जिसकी कर्ज टेक्निक उसके बाप की तरह 24 FPS वाली है, जिसके अकॉर्डिंग वो टाइम में से 24 FPS में से कितने भी FPS स्किप कर सकता है। तो हाँ, ही इज प्रीटी फास्ट। फिर वो चोजो और यूजी के साथ में 2v1 करने का ट्राई करता है और तभी वहां पर एक कर्ज एनर्जी पूरे एरिया को कवर कर लेती है। यूजी, नाओया और चोजो तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, क्या गोजो दोबारा से आ गया। लेकिन तभी यूजी को रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो कर्ज एनर्जी है ना, ये गोजो से तो कई ज्यादा क्रीपी लग रही है। और तभी एंट्री होती है यूता ओकुत्सुकी और वो खुद कंफर्म करता है कि हाँ, उसकी जो कर्ज एनर्जी है ना वो गोजो से कई गुना ज्यादा है। लेकिन गोजो की 6 आइज की वजह से ना वो 0% यूज करता है अपनी कर्ज एनर्जी को, यानी कि उसकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। और वो ये भी बताता है कि गोजो की 6 आइज की वजह से उसकी कर्ज एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन यूता की खत्म हो सकती है। इसके बाद हमें यूजी और यूटा की फाइट, या कह लो कि यूजी भागता रहता है और यूटा की फाइट देखने को मिलती है। हालांकि जो यूटा की डिजाइन है ना उसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर जो यूटा की डिजाइन थी और जो यहाँ पर डिजाइन है ना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसके ऊपर से जो बाकी सभी कैरेक्टर्स है ना, चाहे वो यूजी हो, चाहे वो चोजो हो, कोई भी हो, उन सब कैरेक्टर्स में ना हल्का 3D लुक तो है। उनके फेस पे एक अलग सी शाइन है, कुछ तो डिजाइन है उनकी। और दूसरी साइड में यूटा की जो कैरेक्टर डिजाइन है वो कंप्लीटली 2D लगती है। खैर, आर्ट इज सब्जेक्टिव, अब कुछ लोगों को मे भी ये पसंद आ जाए पर मुझे तो पसंद नहीं आया। इसके बाद यूजी भागते हुए कार में से एक नाइफ निकालता है और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गोजो यूजी को बता रहा होता है कि अपनी कर्ज एनर्जी का यूज करके किसी भी वेपन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है कर्ज एनर्जी का फ्लो डाल के। लेकिन अब गोजो भैया ठहरे गोजो भैया, उन्होंने बस ये बात बताई थी, कभी सिखाई नहीं थी यूजी को। और ऑब्वियसली यूटा की जो कर्ज एनर्जी है वो इतनी ज्यादा ओवरफ्लो होती है कि उसका नॉर्मल अटैक भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो जहां यूटा की जो स्वॉर्ड है, जो कटाना है, वो कर्ज एनर्जी से कवर्ड है, तो उसका एक नाइफ क्या ही बिगाड़ लेगा। नाइफ टूट जाती है बट अपनी रॉ स्ट्रेंथ से यूजी यूटा की तलवार तोड़ देता है। अब अनआर्म्ड फाइट में यूजी को लगता है कि अब तो वो यूटा को बढ़िया टक्कर दे देगा, हैंड टू हैंड कॉम्बैट है तो कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन तभी पीछे से रिका आती है और यूजी को पकड़ लेती है और वो हिल भी नहीं पाता। और इसी के बाद में यूटा अपनी तलवार उसके दिल में डाल देता है उसको मारने के लिए, और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म। सच कहूं तो एपिसोड 1 के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई थी ना कि मुझे मेरे बीटेक के टाइम की जो मैं एक रात पहले पढ़ता था ना एग्जाम से, वो सारे दिन याद आ गए मुझे। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी कहीं से वॉक करके जा रहा होता है और एक व्हील चेयर पर कोई तो होता है जो उसे देख रहा होता है, और वो ऑब्वियसली उसकी बहन है। और नेक्स्ट सीन में हमें सुकुना दिखाया जाता है ऑरा फार्म करते हुए। वो किंग की तरह बैठा है और यूजी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। और लेकिन मांगा में ना कुछ थोड़ा अलग हुआ था यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वहां पर सुकुना को भी वो तलवार लगती है और वो स्टैब हो जाता है। ये चीज उसको शॉक भी कर देती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो हंसने भी लग जाता है। और ये जो डिटेल है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहाँ एनिमे के अंदर तो मापा ने इसको नोइंगली या अननोइंगली हटा दिया। और फिर हमें नाओया और चोजो की फाइट दिखाई जाती है, और नाओया को इस एनिमे के अंदर तो ना बहुत ही ज्यादा बफ कर दिया गया है। ऑल्दो चोजो के पास में ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है तो वो अनलिमिटेड ब्लड मैनिपुलेशन कर सकता है। नाओया को ये चीज फिगर आउट करने में ना थोड़ा टाइम तो लगता है। इसके अंदर चोजो सुनामी लेके आता है ब्लड की, नाओया पे मारता है और एक बढ़िया सा डायलॉग भी कहता है। वो कहता है कि मैं बड़ा भाई था इसलिए मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने 1000 बार गलतियां करी और उनसे सीखा, और मैं हमेशा अपने छोटे भाइयों के साथ में खड़ा रहा और यही चीज मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ऐसा कहते ही वो नाओया पे अटैक करता है और सुपरनोवा अटैक भी मारता है, यानी कि ब्लड के छोटे छोटे पार्टिकल जो कि एक्सप्लोड होते हैं, और इसकी मदद से वो 24 FPS को काउंटर भी कर देता है। और ऑब्वियसली क्योंकि चोजो कर्स्ड वूम्ब है तो उसका जो ब्लड है ना वो पॉइजन की तरह काम करता है नाओया के ऊपर। इसी मोमेंट पर यूता पीछे से आकर चोजो पर अटैक करता है, उसको बेहोश कर देता है और नाओया से कहता है कि वो चाहे तो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उसको हील कर सकता है। इसके बाद हमें वापस से वो ब्लर एनिमेशन का यूज करके एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है यूजी के पर्सपेक्टिव से, जब यूजी बिल्कुल ही इन्फेंट होता है तब की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि उसकी जो माँ थी उसके सिर पर भी वही सेम निशान होता है जो कि गेटो के सर पर था, यानी कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि केंजाकू था। उसके दादाजी को भी ये बात पता थी पर वो केंजाकू से डरते थे। अब केंजाकू को यूजी इटाडोरी क्यों चाहिए था इसका तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं, लेकिन सीजन 1 में गोजो कहता है ना कि एवरीवन कांट कंट्रोल सुकुना,
इट्स अ कोइंसिडेंस। वो कोइंसिडेंस केंजाकू बिल्ड कर रहा था ताकि वो सुकुना को रीइंकारनेट कर सके। फिर हमें यूजी वापस से उठता हुआ दिखाया जाता है और यूता यहाँ पर उसे बताता है कि गोजो ने पहले ही सेंस कर लिया था कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि उसे गर्लफ्रेंड मिलना। और हाँ, ये जोक मांगा में कहा गया है। यूटा ने ही ये जोक मांगा के अंदर यूज किया था और पता नहीं क्यों इस जोक को यहाँ पर हटा दिया गया है। और इसके बाद यूटा बताता है कि उसका ये प्लान था कि यूजी का एग्जीक्यूशन वो खुद ले और उसके लिए हायर अप्स उसे बाइंडिंग वाव दिलवाते हैं। और फिर से क्रंची रोल ने अपने सबटाइटल्स के अंदर ना इसे बाइंडिंग वाव के बजाय पैक्ट बुलवा दिया और ये चीज सेंस नहीं बनाती है। और इस कारण से एक मोमेंट के लिए उसे यूजी के हार्ट को बंद करके उसे डेथ देना पड़ता है, उसे मौत देनी पड़ती है और फिर अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर देना पड़ता है ताकि बाइंडिंग वाव भी कंप्लीट हो जाए और यूजी की डेथ भी ना हो। और अब यहाँ पर वो चीज सेंस बनाती है कि क्यों शुरुआत में स्टैब होने के बाद में सुकुना पहले शॉक होता है और फिर हंसता है, लेकिन मापा ने ये चीज भी कट कर दी। इसके बाद में यूजी काफी डिप्रेस रहता है, वो जिंदा नहीं रहना चाहता और इसी से पता चलता है कि वो क्यों होल्ड बैक कर रहा था यूटा के अगेंस्ट। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ से एक और खून हो जाए। इसी डिप्रेशन के माहौल के बीच में मेगुमी आता है और यहाँ पर ना मेगुमी और बाकी सभी के कैरेक्टर्स जो है वो यूजी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने ऊपर ब्लेम मत ले, इस डिप्रेशन से बाहर निकल जा। पर फिलहाल यूजी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो यूजी खुद है। मेगुमी उसको समझाता भी है कि भाई हम लोग हीरोज नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। पीपल हु कांट सी एनीथिंग विद देयर आईज जुजुत्सु सॉर्सरर्स को कभी समझ नहीं पाएंगे और इसीलिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स को बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है। और एक काफी लॉजिकल मूवमेंट था क्योंकि गोजो जो कि सबका हीरो है वो भी एक पॉइंट पर ये डिसीजन लेता है कि अगर लोग मर रहे हैं, नॉर्मल लोग मर रहे हैं तो उनको मरने दो, मुझे तो अपना काम करना है, मुझे तो अपना मिशन अकम्प्लिश करना है। और ये कहीं से भी एक हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता। आई मीन लास्ट कब हमने ये बात स्पाइडरमैन या सुपरमैन के मुंह से सुनी होगी। इसके बाद में मेगुमी यूजी को बताता है कि कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है और उसकी बहन भी इस चीज में इन्वॉल्व है और वो चाहता है कि यूजी उसकी मदद करे उसकी बहन को बचाने में। फिर हमें कलिंग गेम्स के रूल बताए जाते हैं जो कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगा। और उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि गोजो को उस प्रिजन रियम से बाहर निकाला जा सकता है। प्रिजन रियम से बाहर कैसे निकालना है ये तो तेंजिन को ही पता है और ये बात तेंजिन को कैसे पता है ये बताया है यूकी ने। तेंजिन तक पहुंचने का जो तरीका है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे दरवाजे हैं और उनमें से कोई एक ही है जो तेंजिन तक जाता है, लेकिन वो कौन सा ये किसी को नहीं मालूम। ये बात चोजो सुन रहा होता है और वो कहता है कि वो अपने 6 भाइयों को सेंस कर सकता है तो शायद उसके भाई मदद कर सकते हैं तेंजिन तक पहुंचने में। फिर सब एक बेसमेंट में जाते हैं जुजुत्सु हाई के और वहां यूकी और माकी रहते हैं। जोगो के अटैक से माकी काफी इंजर्ड और बर्न रहती है पर हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी के कारण वो मरती नहीं है और यूकी उसको हील कर देती है, पर स्कार्स रह जाते हैं। इसके बाद में सब लोग पहुंचते हैं तेंजिन को ढूंढने और यहाँ पर ना ब्लड स्टेन्स देखकर यूजी पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यूकी बताती है कि ये सब कुछ ना 12 साल पहले हुआ था तोजी की वजह से। उसके बाद वो एक व्हाइट रूम में पहुंचते हैं जहां पे पहले तो कोई नहीं रहता। यूकी को लगता है कि तेंजिन उससे मिलना नहीं चाहते, पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर तेंजिन खड़ा होता है और तेंजिन वहां पे मौजूद सभी लोगों के बारे में सब कुछ जानता है। अब तेंजिन जैसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ना इस तरीके के आर्ट स्टाइल में उतना जम नहीं रहा था, पर क्योंकि यहाँ पर मे बी रूम पूरा व्हाइट था तो इस तरीके की आर्ट स्टाइल लग रही हो वो तो देखना रहेगा कि आगे कैसा रहता है। पर अगर वो इस कलर के साथ में हर जगह घूमता रहेगा तो मेरे ख्याल से बढ़िया नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि सीरियस मोमेंट्स के बीच बीच में कोई मीम चल रहा है। और इसी के साथ में एपिसोड 2 खत्म हो जाता है जिसमें खामियां भी थी पर ये बहुत अच्छा भी था। और ये जो सीजन है ना ये काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है खास करके इस एनिमेशन क्वालिटी के साथ में। इसमें जो एनिमेशन क्वालिटी वो सीजन 1 जितनी खतरनाक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे किसी फाइट सीक्वेंस में ना डिम नहीं किया गया, चीजों को शैडो नहीं डाला गया, समझ रहे हो ना, सेंसरशिप से बचाने के लिए। तो ओवरऑल मुझे तो अभी तक ये जो 2 एपिसोड थे ये बढ़िया लगे। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको कैसे लगे, आपके क्या सवाल है और क्या थ्योरीज है आपकी। वैसे तो मांगा में क्या ही थ्योरीज होती हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और मैं को मिलूंगा अगली वीडियो में।